अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मैं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। और दिलचस्प सूरत हाल में जब हम कहते हैं ना कि हमको क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है कि खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गया, तो यकीनी खेल आज वाकई दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गया। मज़े की बात यह है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो जो जो चालें हुकूमत चलती जा रही है, जो जो चालें इदारे चलते जा रहे हैं, उनको खान साहब चूंकि खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो उनको खुलकर नाकाम बना रहे हैं। मैं आज सुबह गुजरी रेड जोन के तमाम एरिया से, और मैं तो हुकूमत का खौफ देखकर हैरान रह गई कि इतने खौफजदा, किस चीज़ से इतने खौफजदा है। चारों तरफ कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद है। इनको कोई बताए, राना सनाउल्लाह साहब को बताए, या राना सनाउल्लाह साहब के जो सर पे हैं या जिनका आशीर्वाद उनको हासिल है, उनको बताया कि भाई खान साहब ने शाम में ऐलान किया था इस एहतजाज का, आपने सुबह से और रात से कंटेनर्स लगा दिए। रात का मुझे कंफर्म नहीं है, बट सुबह जितने ऑर्गेनाइज कंटेनर्स लगे हुए थे तो पूरी उन्होंने तैयारी की थी। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, रेड जोन में आने का इजाज़त ही नहीं देंगे और यूँ निपटेंगे और वो निपटेंगे। खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने कॉल की और अपने कारकुनों को कहा जी रेड जोन में एंटर होना ही नहीं है, आप F9 पार्क आ जाए, आप कंटेनर्स मूव करें। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये खौफ किस चीज़ का है। लेकिन बहरहाल उसके बाद आज का कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब नहीं होता, ये खान साहब का एहतजाज ये वक्त बताएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने ये एहतजाज की कॉल पहले से दी हुई है। अगर कोई ये सोच रहा है कि जी PTI के खिलाफ एक फैसला आया है, ये जो ममनुआ फंडिंग का फैसला आया है उस पर कॉल दी गई है, तो वो उसकी याद दिलाने के लिए बता दें कि ये कॉल पहले से दी गई थी। अच्छा, अब जब मैं ये बात कर रही हूँ, मैंने 2-3 बातें आपसे आज शेयर करनी है। और हुकूमत का एक आया कि जी हम गौर कर रहे हैं कि तमाम जो PTI की जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है उस पर हम ECL में नाम डाल दें। तो मैं सोच ये रही थी कि फर्स्ट ईयर की लीडरशिप में से हुकूमत ख़त्म होने के बाद कौन कौन मुल्क से बाहर गया। तो मुझे तो ना असद उमर साहब का याद आ रहा है, ना शाह महमूद कुरैशी का याद आ रहा है, ना खुद इमरान खान साहब तो गए नहीं। और मज़े की बात ये कि खान साहब से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब मैं डायरी लेके वज़ीर आज़म से निकले था तो मैं सोचा था अब क्या करूं, तो मैं सोचा था कि मैं क्या करूं, 2-3 दिन के लिए नथिया के लिए चला जाऊं। मतलब वो शख्स जो अगर जाना भी है उसने नथिया के लिए जाना है, उसने यूके नहीं जाना है। यूके से याद आया, हमजा शहबाज यूके चले गए। ये समझ में मुझे नहीं आता कि आपकी वजारत आला ख़त्म होती है तो आप जो है फ़ौरन मुल्क से बाहर क्यों भागते हैं। और खैर एनीवेज उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आज हम प्रोग्राम जल्दी जल्दी कोई डिस्कस करते हैं। असेंबलीज़ में ना जाने का खान साहब ने 2 टोक ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं समझती हूँ थोड़ी सी मेरा जो अपना तजिया है कि खान साहब को अपनी PTI को असेंबलीज़ में होना चाहिए था, वहाँ उनको एक आवाज़ बननी चाहिए थी। वहाँ किसी भी तौर पर हुकूमत को या हुकूमत इत्तेहादियों को अपनी मनमानी नहीं करने देनी चाहिए थी। वहाँ पर आपकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी थी, और उसकी वजह ये थी कि भाई आप सबसे बड़ी जमात है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट आपको पड़े, तकरीबन 2 करोड़ के करीब। आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर बहुत ज़रूरी थी। लेकिन बहरहाल खान साहब का डिसीजन था, PTI का डिसीजन था, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर तो हमें ना मिलते। उसके बाद जो बातें आ रही है कि जी इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन से, और एक तो नाम ECL में डाला जाए। तो पहली तो बात यह है कि जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया उसने 8 साल लिए, और हम ये समझ रहे थे कि कोई या तो पाबंदी लग जाएगी PTI पर, या कम से कम खान साहब को नाअहल कर देंगे, या फौरी तौर पे फंड जब्त करने की बात करेंगे, या कुछ नहीं तो सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब को, जनरल सेक्रेटरी जो उनको रगड़ा लग जाएगा। और बड़े बड़े चीज़ें देखी कि किसी की गिरफ्तारियां हो जाएंगी, 2 टोक ऐलान हो जाएगा। वो नहीं हुआ। जो हुआ, उन्होंने एक लिस्ट जारी की, और इस लिस्ट में और इंतहाई भोंडेपन से जारी की। मतलब लिस्ट में जिनके नाम थे उनके बयानात आने लग गए कि जी हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। ये भी बात अपनी जगह। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये है कि हुकूमत करने क्या जा रही है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत की कोशिश नहीं है। मैं इसलिए आपको ये बड़ा कैटेगोरिकली बता रही हूँ, और ये बहुत अहम बात बता रही हूँ। मेरी एक खास सोर्स होता है ना, उस खास सोर्स से मैंने बात की जब फॉरेन फंडिंग का ये जो प्रोविडेंट फंडिंग का फैसला आया। तो मैंने उनको कहा कि उनका फैसले में क्या था, तो मैंने उनको कहा कि कुछ भी नहीं था और कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई। हम तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसमें तो कोई इतना बड़ा फैसला ही नहीं है, और इतना बड़ा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हुई कि आप जो है वो खान साहब को नाअहल कर दें। तो मुझे जो आगे से जवाब मिला, वो जवाब
कोट अनकोट अगर मैं आपके साथ रखूं तो उन्होंने कहा कि पनामा में थी। तो इससे आप समझ जाएं कि ये तैयारी कहाँ हो रही है, और ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग का हिस्सा है। जब कोई जोर नहीं चला 17 जुलाई को, जब पंजाब में आप कुछ नहीं कर सके, उसके बाद जो इलेक्शन थे बाई इलेक्शन, उसके बाद आप पंजाब असेंबली में कुछ नहीं कर सके, आप खान साहब का जब कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और अब प्लान ये है। ये जो टाइमिंग्स होते हैं ना सियासत में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टाइमिंग ये थे कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो जो 8 साल पुराना केस है उससे PMLN की मुलाकातें होती हैं, हुकूमती वफ्द की मुलाकातें होती हैं, इलेक्शन कमीशन में दबाव डाला जाता है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी क्या हुक्म मेरे आका, और उस तरह से जो 21 जून से जो फैसला था वो जो है वो सुना दिया जाता है। चलिए अच्छी बात है, बिल्ली आखिरकार तहरे से एक दिन तो बाहर आना था, तो बाहर आ गई, उनकी नाअहलियों के साथ बाहर आ गई। तो चले, एक तो मैंने आपको खबर दी है कि ये बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है। चलें हम फर्ज कर लेते हैं, मैं अपना एक तजिया शेयर करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप एक वर्स्ट सिनेरियो में जाएं कि जी खान साहब नाअहल हो जाते हैं, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी वाक़ई होगी? मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना तजिया ये है कि खान साहब को ख़त्म करने के लिए, खान साहब को माइनस करने के लिए, खान साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म करने के लिए, या उनको सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए, ये इस वक्त तमाम क़ुव्वतें जितना जोर लगाएंगी, खान साहब उतनी तेज़ी के साथ पॉपुलर होते जाएं। तो जब आपको किसी को पॉपुलर नहीं करना, वो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी इज़ द बेस्ट मार्केटिंग टूल। आप जितना उनके साथ ये करते जाएंगे, वो मज़ीद मकबूल होते चले जाएंगे। और अगर आपको किसी को गैर मकबूल करना है तो फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। वैसे ये बड़े पते की बात थी, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अच्छा जी, अब जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया वो भी हमें आपको पता है, उसकी 2 कॉपीज आई। एक में हुकूमत को रेफरेंस नहीं भेज रहे थे, एक में हुकूमत को रेफरेंस भेजे। हुकूमत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेगी खान साहब की नाअहली के लिए। अच्छा, बार बार मिसालें दी जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी तो अहल हुए थे। अभी मैंने आपको बताया, कहीं और से भी ये मिसाल मेरे सामने आई कि पनामा में क्या था, किया ना हमने नाअहल। तो अच्छा जी, पता नहीं मुझे अगर उन्होंने नाअहल किया जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, तो मैं आज थोड़ा सा पढ़ रही थी, दोबारा से रिकॉल कर रही थी, क्योंकि एक वीडियो जो मैंने पनामा में के दिनों में, मुझे याद है, इत्तेफाक फाउंड्री जो पुराना इनका इलाका था, वहाँ से जाके की थी, वो बार बार वायरल हो जाती है। बट एनीवेज, तो जो नवाज शरीफ साहब थे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनके गले क्या पड़ा था? पनामा में उनका नाम नहीं आया था, लेकिन वो ओवर स्मार्टली प्ले कर रहे थे। उन्होंने फौरी जनाब एक तो कौम से खिताब कर डाला। भैया आप सिंपल ये कहते हैं मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं कौम से खिताब क्यों करूं? फिर आपने फ्लोर ऑफ द हाउस आपने अपनी तकरीरें कर दी। भाई आपका नाम नहीं था तो आपने तकरीरें क्यों करनी थी? और वही जो तकरीरें थी वही सुप्रीम कोर्ट में आपके गले पड़ गई, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी थी। वो जो आपने बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा, वो उससे रिजेंबल नहीं करती थी, वो उससे मैच नहीं करती थी, वही आपके गले पड़ी। अच्छा, कैपिटल FZE कंपनी, जिसमें उन्होंने वो मुलाजिम की हैसियत से एनरोल थे, जो कहते हैं तनख्वाह नहीं ली, तो क्या एक मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो एक कंपनी में एनरोल हो सकता है एज एन एम्प्लॉय? सोचने की बात। आपके पास अकामा था, क्या एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, किसी और मुल्क का अकामा रख सकता है? और फिर आपने उसको जो है वो डिक्लेयर भी नहीं किया था। क्या आप, अच्छा आपने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन आप तनख्वाह के एंटाइटल थे, तो कम से कम आप ये, ठीक है आपने नहीं ली लेकिन आप एंटाइटल थे। तो सवाल ये है कि कम से कम आपको, जब इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं, तो उसमें आपको ये शो करना चाहिए था, जो कि आपने शो नहीं किया। तो दैट वाज द केस कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। जब आपने वो शो नहीं किया, कैपिटल FZE कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदा एक्ट है रूपा, उसकी आपने खिलाफ सेक्शन 1(2) यानी 12(f) की आपने खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद आपने झूठा बयान हल्फी जमा कराया कि मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहीं का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जिसकी वजह से आप पर 62I(1)(f) लगा, और जिसके तहत आप सादिक और अमीन नहीं रहे। अच्छा, अब यही चीज़ें हम कर लेते हैं इमरान खान साहब पे कि जी वो भी सादिक और अमीन नहीं रहे, चूँकि उन्होंने बयान हल्फी झूठा जमा कराया। तो खान साहब ने बयान हल्फी झूठा जमा नहीं कराया, वो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, एक सर्टिफिकेट जमा कराया। खुदा के लिए ये डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट के डिफरेंस को समझे।
انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈٹ ہے، جو آڈٹ رپورٹ ہے، وہ بیسٹ آف مائی نالج یہ صحیح ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اثاثے ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں حلف لیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. تو بہرحال یہ فرق ہے، فرق جان کے جیو، اور فرق نہیں بھی ہو تو پھر تو جو کرنا ہے کر لو، بلے ہی